हेलो दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे हिस्टामिन रिलीज़ कैसे होता है। फर्स्ट लेक्चर में इससे पहले की चीज़ें हमने पढ़ चुके थे। आज हम सेकंड लेक्चर में हिस्टामिन रिलीज़ हमारी बॉडी में कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, जो हिस्टामिन है वो क्या होता है। हिस्टामिन इज रिलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन विथ आईजीई एंटीबॉडी। तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी और एंटीजन के इंटरेक्शन से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एंटीजन और एंटीबॉडी की बात नहीं की थी, मतलब हमने नहीं पढ़ा था किसी भी टॉपिक में। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है। तो जो एंटीबॉडी है वो क्या होती है, जो हमारी मास्ट सेल है वो क्या करती है, इम्यून सिस्टम में अपना योगदान देती है, मतलब इम्यून सिस्टम में अपना एक्शन शो कराती है। जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी को जनरेट करता है, जिससे इम्यून सिस्टम में मदद मिलती है एंटीबॉडी के थ्रू। मतलब कि जो एंटीबॉडी है वो हमारी मतलब इम्यून सिस्टम में उसको फॉरेन पार्टिकल से फाइट करके इम्यून सिस्टम की एंटीजन होता है। एंटीजन हमको कहाँ से मिलता है? ये जो एंटीजन है वो प्रोटीन्स और पॉलीसेचेराइड के कंपाउंड होते हैं, जो हमको लाइक डस्ट, पोलन ग्रेन्स, फूड, विनोम्स, टॉक्सिन्स, डिटर्जेंट एंड केमिकल्स के थ्रू हमें प्राप्त होते हैं। ये जो एंटीबॉडी और एंटीजन है, ये दोनों जब बाइंड होते हैं तो क्या होता है, एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। या हमारी जो मास्ट सेल है वो क्या करती है, एंटीबॉडी को बनाती है ना, एंटीबॉडी को जनरेट करती है इम्यून सिस्टम के थ्रू, एंटीबॉडी को जनरेट करती है। जो एंटीबॉडी के ऊपर जो एंटीजन है, एंटीजन हमने बताया था कि जो डस्ट है, पोलन ग्रेन्स है, वही क्या है, एंटीजन है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के ऊपर आके अटैच हो जाती है। ठीक है, जब जैसे ही ये अटैच होते हैं या बाइंड होते हैं तो ये एक सेल ही होती है, मास्ट सेल, जिसमें कुछ एंजाइम होता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है प्रोटीन काइनेस। इस प्रोटीन काइनेस को ये एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर ये दो चीज़ों में बढ़ जाता है, PIP3 और IP3 में। इसके बाद जो प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट है ये फास्फोलाइपेज C के एक्टिवेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है या कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाता है, जिससे यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं और यहाँ पर हिस्टामिन रिलीज़ होने लगता है। जैसे डायग्राम में देख रहे हैं आप, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अटैच हो गए मास्ट सेल के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये हिपेरिन और यहाँ हिस्टामिन अटैच है, 3 ग्रेन्यूल्स उसके बनाए हैं, जिसमें से मैंने एक को लिया है। ये यहाँ पर ये जो ऊपर सेल है, ये सबसे ऊपर वाली वो फ्यूज्ड हो जाती है। तो H हिस्टामिन और हिपेरिन एक बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाते हैं, जहाँ पे ये आयनिंग बॉन्ड है। जब ये हट जाता है तो यहाँ से बॉन्ड भी हट जाता है, जिससे हिस्टामिन और हिपेरिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे हिस्टामिन हमको प्राप्त होता है, हिस्टामिन रिलीज़ होता है। ये जो अभी तक हमने पढ़ा था हिस्टामिन हमारी बॉडी में रिलीज़ कैसे होता है, जबकि हिस्टामिन तो रिलीज़ होता ही है जो एलर्जिक रिएक्शन शो करता है हमारी बॉडी में। बाकी इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें रिलीज़ होती है, जो है इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोकार्टिन्स, काइनिन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये भी क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हमारी बॉडी में पेन कॉज करता है। वैसे ये सारी चीज़ें जो है वो सेम ही वर्क हमारी बॉडी में रिलीज़ होने के बाद करते हैं। अब देखिए, जो आफ्टर रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल इन परफॉर्म फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसके रिलीज़ होने के बाद ये कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं हमारी बॉडी में, जो कौन कौन से वो देखेंगे अब हम। पहला है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में हमारी बॉडी में अगर होगा तो क्या होगा, ईचिंग होगी, स्नेजिंग होगी, वाटरी आइस होगी, रनी नोज होगी, और स्मूथ में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, टिश्यू इंजरीज होगी, इन्फ्लामेशन कॉज होगा और एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं।
कुछ और भी फिजियोलॉजिकल रोल है हिस्टामिन के, जैसे ब्रांको स्पॉम, वेसोडाइलेशन, गैस्ट्रिक सेक्रेशन और प्रोड्यूस इडीमा। तो जो ब्रोंकोस्पाज्म है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, जैसे हमको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, इरिटेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, पेन हो रहा है ना, तो ये होता है ब्रोंकोस्पाज्म। और जो वेसोडाइलेशन है, जैसे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो होने में क्या होगा, अगर हमारी मसल्स कुछ क्या हो गई, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, या फैल गई है हमारी ब्लड वेसल्स, तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, फैलने के बाद ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है, ठीक है। तो उसमें भी उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, मतलब कि वेसोडाइलेशन में क्या होगा, वहाँ पे हाइपोटेंशन कॉज होगा, मतलब ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। फिर है अगला गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इसमें इंक्रीज़ होता है HCl सिक्रेशन। HCl तो हमारी बॉडी के लिए खाना को पचाने में हेल्प करता है, बाकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हो रहा है तो एसिडिटी कॉज करेगा, अल्सर कॉज करेगा। एक है प्रोड्यूस, अगला है प्रोड्यूस इडीमा। ये इडीमा क्या है, कोई एक हमारी बॉडी में फ्लो होने वाला फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के मतलब सरफेस में फ्लो होता है, ठीक है। तो ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो फ्लूइड की तरह वर्क करता है, वही होता है हमारी बॉडी में फ्लूइड। अब देखिए ये सारी चीज़ होने के बाद स्टोरेज होगा, हिस्टामिन रिलीज़ होगा, उसके बाद में इसका कैटाबॉलिज्म भी होता है। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जो हिस्टामिन है अगर हम उसका मिथाइल ट्रांसफेरेज कराते हैं तो बनता है ये मिथाइल हिस्टामिन, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा लेंगे तो इमिडाजोल एसिटिक एसिड बन जाता है। और अगर मिथाइल हिस्टामिन का मैकेनिज्म देखें तो हम ये बना लेता है मेथिल इमिडाजोल एसिटिक एसिड, ये इसका है कैटाबॉलिज्म। हिस्टामिन रिसेप्टर्स, देयर आर मेनली 4 रिसेप्टर्स, मतलब 4 टाइप्स के रिसेप्टर्स है। पहला H1, H2, H3, H4, जिसमें से फर्स्ट है, ये चारों रिसेप्टर्स क्या है, ये GPR से रिलेटेड है, मतलब कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स से, ठीक है। अब देखिए H1 रिसेप्टर्स, इसका मैकेनिज्म है स्टिमुलेट फास्फोलाइपेज C, ठीक है। तो ये फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करता है। इसकी लोकेशन है स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड GI ट्रैक्ट। दूसरा है CNS न्यूरॉन्स। अगला है वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स इन हार्ट, T सेल्स, बीटा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, ये इसकी लोकेशंस है। और इसके जो इफ़ेक्ट है वो क्या क्या है, तो पेन, प्रूरिटस या एचिंग जिसको बोलते हैं, वेसोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, हेडेक, ब्रांको कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अगला है इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी एट इन्फ्लामेशन साइट्स। अगला है ट्रिपल रिस्पॉन्स, इडीमा फॉर्मेशन करता है, ये सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है और IgE का प्रोडक्शन करता है। ये H1 रिसेप्टर्स था। H2 रिसेप्टर्स क्या है, इसका मैकेनिज्म स्टिमुलेट एडिनिल साइक्लेस एंड इंक्रीज, ठीक है, इनको बढ़ा देता है। इसकी लोकेशन है गैस्ट्रिक पेराइटल सेल। अगली है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में भी रहेगा और ये CNS हार्ट और यूट्रस में भी प्रेजेंट होता है। इसके इफेक्ट है इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एंड सिक्रेशन, तो ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देता है और वेस्कुलर परमिएबिलिटी और वेसोडाइलेशन करता है। फिर है रिसेप्टर H3, तो ये मोस्टली फाउंड इन CNS में पाया जाता है। इसके इफेक्ट है इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, हिस्टामिन के रिलीज है, मॉड्यूलेट द रिलीज ऑफ 5-HT डोपामाइन, NADH एंड गाबा इन CNS बाई एक्टिंग हेट्रो रिसेप्टर्स। 4 है, इसकी लोकेशन है हीमेटोपोइटिक सेल्स, ठीक है, ये ब्लड सेल्स में होता है और इसके इफेक्ट है मॉड्यूलेट इम्यून के फंक्शन को मॉड्यूलेट करना। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिन्स, तो इसमें 2 एंटागोनिस्ट है, H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट। जो H1 एंटागोनिस्ट है इसमें 2 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और एक है सेकंड जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग होती है वो
हिस्टामिन के साथ साथ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के साथ साथ ये सेडेटिव कॉज भी करती है। अगर हम किसी पेशेंट को ये फर्स्ट जनरेशन की ड्रग देते हैं तो वो उनकी बॉडी में हिस्टामिन को तो रोकेगी, बाकी उनकी बॉडी में सेडेटिव कॉज करती है, मतलब कि उनको नींद आने लगती है। ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन की ड्रग है वो ओनली फॉर एंटी हिस्टामिनिक एजेंट के थ्रू ही वर्क करती है, इसमें ये सेडेटिव कॉज नहीं करती है। अब ये दोनों में अंतर ये है कि सेडेटिव कॉज वो क्यों नहीं करती। तो जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स है वो क्या करती है, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको पास कर लेती है, जिससे वो उसका जो असर है CNS तक पहुंच जाता है, जिससे वो सेडेशन कॉज करती है। और जो सेकंड जनरेशन की ड्रग है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक है, इसीलिए सेडेशन कॉज नहीं करती। इस ड्रग में स्टार लगा हुआ है, इसकी हमको सार सिंथेसिस दोनों ही पढ़नी। 3 ड्रग में स्टार लगा है। फर्स्ट H1 एंटागोनिस्ट की डाइफेनिलहाइड्रामीन HCl, अगली है ट्राइप्रोलिडीन HCl और प्रोमेथाजिन HCl। अब अगली है H2 एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में पहले है गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर, इसमें 4 ड्रग है, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन और रेनिटिन, 3 ही ड्रग है। और गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में 4 ड्रग्स है, ओमेप्राजोल, लांसोप्राजोल, लुबेप्राजोल और पेंटोप्राजोल। ठीक है। उसके बाद अगला है मास्ट सेल इन स्टेबलाइजर। ठीक है, इसमें एक ही ड्रग है, क्रोमोलिन सोडियम। तो ये था एंटी हिस्टामिनी एजेंट का क्लासिफिकेशन।